सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे एसएचएम से भी बोला जाता है। देखें, मोशन की बात डिस्कस करनी है, यानी कि फिर एक बार मैकेनिक्स की बात आ गई। मैकेनिक्स में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के मोशंस को डिस्कस किया था। तो उसमें एक मोशन की पहचान के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहली, जानते हैं आप, मोशन का मतलब है कि उसमें दो बातें, अवस्था बदल रही है या नहीं, है ना। वो न्यूटन्स लॉ पे आ जाए तो अगर कोई बॉडी है जिसकी स्टेट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अवस्था नहीं बदल रही है, तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो एक दिशा में एक ही स्पीड से बढ़ रही होगी। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस का मतलब है कि जैसे उसकी दिशा बदल जाए मोशन की, या उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आ जाए वेलोसिटी के, तो इसका मतलब सेकंड लॉ पे बात आ गई। तो ये बदलाव क्यों होगा? जब फोर्स आएगा तभी तो फोर्स आया तो बदलाव हुआ। तो ऐसे मोशंस को जिसमें बदलाव हो रहा है, इसको पढ़ने के लिए हमें वो देखना पड़ेगा ना कि जिससे वो प्रभावित हो रहा है, किससे इफेक्टेड हो रहा है, उसको तो जानना है पहले, तो यानी कि फोर्स। तो किसी मोशन को जिसमें परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें उसमें फोर्स जानना है कि कैसा फोर्स है जिसके कारण वो चेंजेस हो रहे हैं। और फिर उसके अलावा फिर जानना है कि उससे फोर्स से जो एक्सेलेरेशन हो रहा है क्रिएट, भाई एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है? वो इंडिकेटर होता है ना चेंजेस का। तो उस फोर्स से क्रिएट होने वाला एक्सेलेरेशन के विषय में जानकारी, फिर उस एक्सेलेरेशन से हम वेलोसिटी तक पहुंचे। आप जानते हो ये सब सीखा है हम लोगों ने कि फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो फिर एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन के फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी ही पे नहीं रुक जाएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो हम लोग एक मोशन है इस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका नाम है, इसमें इसी तरह के फंक्शंस हम लोग आज पढ़ रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे कि एसएचएम करने वाली बॉडी के पास फोर्स कैसा होता है, उस पर लगने वाला एक्सेलेरेशन कैसा होता है, वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है अभी। ठीक है, तो इसमें विशेष डिस्कशन यही होगा। अच्छा, उसके अलावा प्रॉपर्टीज तो हम लोग को पढ़ना ही है इस मोशन की। तो देखते हैं जरा ये मोशन है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको जानने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई मोशन पीरियोडिक कब होता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का, उसमें पीरियड डिफाइंड होता है, यानी कि टाइम पीरियड की जिसे बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि इस प्रकार का मोशन है जिसमें इतने ही समय पे, जितना टाइम पीरियड होता है उतने समय पे वो जो अवस्था होती है बॉडी की वो रिपीट होती है। जैसे मान लें एक बॉडी किसी प्लेस से चली और कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसी पे लौट आई, वहीं पे उसी प्लेस पे, और ये बार बार ऐसी हैपनिंग हो रही है, बार बार वो जाती है वहां पे, उतने ही समय में लौट आती है उसी प्लेस पे। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड डिफाइंड हो जाता है। बार बार उसी अवस्था या उसी स्टेट का रिकरेंस होना सर्टेन टाइम में, उसी को टाइम पीरियड बोलना शुरू कर देते हैं, और उसी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में दो प्रकार के मोशन आते हैं, जरा देखें। एक तो होता है ऑर्बिटल और एक होता है ऑसिलेटरी। ये दो कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन की। ऑर्बिटल मोशन में बॉडी जो है एक ऑर्बिट पे ऐसे चल रही होती है, ऑर्बिट क्लोज होता है, अब चाहे वो सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो। इसमें यही बात हो रही होगी कि बॉडी जहां से चल रही है वहां पे बार बार लौट के सर्टेन टाइम में आती है, रेगुलर। तो ये एक रोटेशन जो हुआ ना, जितना समय लगा, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं इसका, और ये पीरियोडिक मोशन हो गया। और जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन में देखें ये भी पीरियोडिक होता है। इसमें बॉडी जो है एक ही पाथ पे चल सकती है, और वो ऐसे है कि बॉडी जो है ऐसे चल रही है, देखें, टू एंड फ्रो मोशन इसे बोलते हैं, आना और जाना ऐसे। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये भी पीरियोडिक है। क्यों? बॉडी जहां से चले, है ना, वहीं पे फिर सर्टेन टाइम पे लौट के आए, बार बार ये हैपनिंग हो रही हो, तो इसमें भी तो पीरियड डिफाइंड हो गया। यहां से चलती है बॉडी और लौट के सर्टेन टाइम में यहां आ जाती है, पीरियड डिफाइंड हो गया। तो पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में दो प्रकार के मोशन, ऑर्बिटल और ऑसिलेटरी। ठीक है, जहां तक ऑर्बिटल मोशन का सवाल है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सर्कुलर भी पढ़ा है और इलिप्टिकल पाथ पे भी मोशन पढ़ लिया, अब तो ग्रेविटेशन में। ठीक है, अब आती है बात यहाँ ऑसिलेटरी मोशन से संबंधित। तो ऑसिलेटरी मोशन से ही रिलेटेड ये मोशन होता है जिसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में बहुत सारे मोशन आते हैं, डिफरेंट प्रकृति के, चेंजेस होते रहेंगे उसमें। लेकिन इसमें एक मोशन जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, सबसे आसान
ऑसिलेटरी मोशन में। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा एसएचएम पे आने से पहले हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के विषय में थोड़ी और जानकारी लें। ये मोशन हो कैसे रहा, देखें क्या कारण है इस मोशन के होने के, वो कैसे होता है देखें। ऑसिलेटरी मोशन जरा और स्पष्ट रूप से देखें, कोई भी मोशन बिना फोर्स के नहीं होगा ऐसा जिसमें चेंजेस हो रहे हो। देखें कैसे, तो मान लें इस मोशन को हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो इस मोशन के लिए एक रेंज डिफाइंड होती है ऑसिलेटरी मोशन। वो रेंज वही होता है जितने डिस्टेंस में वो मूव कर रही थी उसी को रेंज बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, अभी आएगा है ना, एम्पलीट्यूड पोजीशन। बहरहाल यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन के लिए देखें मीन पोजीशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मैं अभी बताऊंगा मीन पोजीशन से क्या मतलब होता है। फिलहाल ये सेंट्रल पॉइंट है मीन पोजीशन, और बॉडी जो ऑसिलेट करेगी वो ऐसे, ये देखें इस रेंज में ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है। ध्यान से देखें इसे, इसमें कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होकर आ रही होंगी, खासतौर से फोर्स पे जरा ध्यान दें, फोर्स पे जरूर ध्यान दें। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एक फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हमेशा नहीं रहता है, न ही उसकी डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन से, जिसे एम्पलीट्यूड पोजीशन भी बोलते हैं, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। आप देख रहे हो ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है ना, और ये मीन पे आप देखें फोर्स वैनिश कर जा रहा है ना, मतलब डिसअपियर हो जाता है ऐसे, है क्या। देखें ऑसिलेटरी मोशन ये जो होता है, इसमें ये फोर्स इसलिए नेसेसरी होता है, नेसेसिटी होती है इस फोर्स की, क्योंकि ये इस बॉडी को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाता है। जैसे मान लें एक ऐसा एग्जांपल जो सबने देखा है पेंडुलम का, पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। पेंडुलम की अवस्था बेसिकली देखा जाए कहाँ रहने की है, वर्टिकल, वर्टिकल। अच्छा, कोई बॉडी नेचुरल तरीके से किस अवस्था में रहना चाहता है, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो पेंडुलम वर्टिकल रहने का मतलब है वहां पे उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हुआ क्या है कि अगर आप उसे डिस्प्लेस करते हो ऐसे, तो आप जब डिस्प्लेस करते हो तो आप उसमें असल में पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, तो आपने ऐसे इसे डिस्प्लेस किया, इसमें पोटेंशियल क्रिएट हो गया, और यहां से आपने इसे छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेट करना शुरू कर दिया इसे टू एंड फ्रो। अब ये ऑसिलेशन है क्या, जरा समझा जाए इसे, ये एक टेंडेंसी है क्या। जब आपने इसे ऐसे डिस्प्लेस किया तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब वो इसके इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब वो अनस्टेबल कंडीशन में आ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। अब जब आप इसे फ्री छोड़ोगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर आने की। लेकिन होता क्या है, आता तो है वो अपने, ये मीन पोजीशन ही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल का। तो यहां से ये वापस आता है अपने पोटेंशियल को रिलीज करता हुआ। लेकिन होगा क्या कि जब ये यहां पे आएगा तो इसकी सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल तो मिनिमाइज होने से चले इक्विलिब्रियम डिफाइंड हो गया, लेकिन काइनेटिक आ जाने से वो रुक नहीं पाएगा। उसके बाद वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कारण वो उधर चला जाएगा। अब उधर जाएगा तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज होने लगा। जब वो पेंडुलम इधर आने लगा, यहाँ से ऐसे आने लगा, तो पोटेंशियल फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंचा, फिर अनस्टेबल हो गया। फिर इसे लौटना है, क्यों लौटना है कि फिर इसे रिलीज करना है, इस पोटेंशियल को मीन पे आना है, तो वो बार बार ये करता रहेगा, लेकिन मीन पे रुक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है काइनेटिक। अगर एनर्जी किसी तरीके से रेडिएट होने लगे या लॉसेस में जाए, खत्म होने लगे, तो अल्टीमेटली वो रुकेगा, तो कहां रुकेगा, मीन पे। ओके, मतलब ये हुआ कि उसकी एक टेंडेंसी है, वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक टेंडेंसी में है, क्या आपने मीन पे आने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार अपने मीन पे आना चाहता है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है, इसीलिए उसे ऑसिलेट करना पड़ रहा है ऐसे। तो ऑसिलेटरी मोशन जितने भी होते हैं उसमें यही टेंडेंसी होती है। बॉडी ये ऑसिलेट इसलिए नहीं कर रही है कि उसे ऑसिलेट करना है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मीन पे आना चाहती है, नहीं रुक नहीं पा रही। ठीक है, अच्छा, अब इसे वापस लाने में, मीन पे ले जाने में कोई फोर्स ही तो हेल्प करेगा। तो उसमें यह होता है कि जब आप इसे डिस्प्लेस करते हो तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स आता है पेंडुलम में। अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में अगर देखें, स्प्रिंग को भी आप खींचो तो वो भी ऑसिलेट करेगा, उसमें इलास्टिक फोर्स उसकी हेल्प करता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प करता है। तो ये जो फोर्स है, जो भी ये फोर्स लग रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसे मीन पे पोजीशन पे लाने की। ये फोर्स क्यों आ रहा है, जिससे वो मीन पोजीशन पे आ जाए। अच्छा, मीन पोजीशन पे आ गया तो वहां पे उस फोर्स की जरूरत खत्म हो गई। ये फोर्स इसीलिए था, ये फोर्स सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि इसको यहां से इसकी अवस्था बदल के मीन पे ले आए। तो इस फोर्स का काम क्या है, मीन पे लाना। तो आप देखोगे
इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। फिर से चलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मीन की तरफ है, इधर आया तो इस तरफ हो गई। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या शो कर रही है? हमेशा उसे मीन की तरफ लाना चाहती है। तो ये एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड होता है। ओके, दूसरी बात, जब ये बॉडी मीन पे आती है तो ये फोर्स डिसअपियर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका काम खत्म। उसका काम क्या था? मीन तक लाना, और जैसी बॉडी मीन पे आई उसका काम खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या? बॉडी रुक नहीं पा रही है, तो जैसी उधर गई फिर वो शुरू हो गया, फिर आ गया वापस मीन पे लाने के लिए। तो इस फोर्स की टेंडेंसी है हमेशा इस बात को क्रिएट करने की कि ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करे, है ना। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। अगर फोर्स के हिसाब से देखें, इस फोर्स के बिना ऑसिलेटरी मोशन संभव नहीं है ना। तो हमने एनर्जी से भी डिस्कस कर लिया और फोर्स से भी। होता है ना, कोई भी प्रोसेस जो होता है उसमें दोनों बातें जब तक नहीं आती हैं तब तक आप उसे एब्सोल्युटली उसे समझ नहीं पाएंगे, है ना। उसके लॉजिक को पूरी तरह समझना है तो आप एनर्जी भी डिस्कस करो और साथ साथ फोर्स भी, ठीक है। अच्छा, अब यही जो फोर्स है इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये डिफाइंड होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग क्यों बोला गया? नाम है इसका ऐसे, रीस्टोर करना। रीस्टोरिंग का मतलब रीस्टोर करना कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। बार बार मीन पोजीशन को रीस्टोर करवाना मतलब वापस लाने की टेंडेंसी रखना, तो रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखें, ये फोर्स जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। आप देख रहे हो डायरेक्शन, आप देखो इधर डिस्प्लेसमेंट कैसे नापेंगे? मीन से। तो बॉडी की पोजीशन ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव की तरफ चला, फोर्स उल्टा हो गया। क्यों? ये तो वापस लाएगा ना इधर। तो आप देखो अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन निगेटिव होगी, और इधर अगर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स पॉजिटिव। क्यों? हमेशा मीन से दूर जाने को अपोज करना, और मीन से ही डिस्टेंस जो होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो हमेशा एक्स को अपोज करना, यानी कि ऐसा फोर्स है जो एक्स के अपोजिट होगा। एक चीज और बताएं, एक्स पे डिपेंडेंसी भी होगी इसकी। जितना ये दूर जाएगा ये बॉडी, उतना ही ज्यादा कोशिश करेगा फोर्स उसे वापस लाने की। तो एक्स की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट होता है ये। एक्स को तो अपोज करता है, साथ साथ एक्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। जनरली देखा जाता है कि एक्स वैल्यू अगर बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ता है, और जैसे ही एक्स वैल्यू खत्म होने लगती है फोर्स भी कम होने लगेगा, और एक्स वैल्यू यहां 0, फोर्स भी 0। ये पहचान है ऑसिलेटरी मोशन की। तो इसमें फोर्स से पहचान होती है ऑसिलेटरी मोशन की। तो चलते हैं जरा इसको मैथमेटिकली देखते हैं इक्वेशन पे कि कैसे ऑसिलेटरी मोशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे एक टर्म और आ रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो कुछ और नहीं होता, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये रेंज भी तय करता है। ये पार्ट के लिए ये बॉडी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक एक तरफ जाएगी, ये मीन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, वो निगेटिव हो गई, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है। ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, ये पूरी रेंज है, ट्वाइस ए वैल्यू इज द रेंज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है देखें, डेफिनेशन आ गई। फॉर ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स, जरूरी है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, एंड हैज अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन। ये पूरा डिफाइंड हो गया, ठीक। और इसको एक्स से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मतलब एक्स के टर्म्स में फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये देखें, ये ऑसिलेटरी मोशन की पहचान होती है। कैसे हुआ? फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट और एक्स के अपोजिट। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, ये डायरेक्शन के लिए है। ओके, तो ये हर ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आती बात एसएचएम क्या होता है, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एसएचएम कुछ और नहीं है, एक सिंप्लीफाइड वे है ऑसिलेटरी मोशन करने का, सबसे सिंपल तरीका एसएचएम कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जो फंक्शन होगा वो भी तो सबसे सिंपल होगा। तो अगर एफ का एक्स बेस फंक्शन सबसे सिंपल वाले देखेंगे तो कैसा होगा, देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये तो सबसे सिंपल फंक्शन है। नहीं तो फंक्शन बढ़ा दें, एक्स स्क्वायर कर दें, कुछ और कर दें, इसमें 1/x कर दें, या जैसा भी आपको करना है इस तरीके से एक्स का फंक्शन बना दें कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन
सिंपल फंक्शन यही है कि f सीधे x के सिंगल पावर के प्रोपोर्शनलिटी में हो। तो इसलिए ये बता रहा है कि जिस तरीके से x वैल्यू बढ़ेगी उसी रेशियो में f वैल्यू भी बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं एसएचएम की पहचान होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये पहला पहचान है फोर्स के लिए। ओके, माइनस तो आप समझ ही रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, अच्छा आप इस प्रोपोर्शनलिटी को जरा हटाते हैं तो इसको इक्वलिटी में बदलते हैं। तो इक्वलिटी में बदलने में आप देखें ये कांस्टेंट आ गया के प्रोपोर्शनलिटी। और ये मैंने बताया जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं हमेशा उस डिवाइस या वो जो अरेंजमेंट होता है जिसपे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी होता है ये। तो जैसे कोई भी ऑसिलेटर होगा, कोई ऑसिलेटर अगर हम यूज करेंगे, जैसे पेंडुलम है, स्प्रिंग ऑसिलेटर होते हैं, पेंडुलम ऑसिलेटर होते हैं और भी होते हैं। अभी हम लोग कई ऑसिलेटर्स की बात करेंगे आगे चल के। जैसे डाइपोल भी ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेटर तो बहुत तरीके के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग भी ऑसिलेटर है, उसमें भी के वैल्यू होती है। तो ये के वैल्यू पहले से डिफाइंड होती है, जिसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। जब ऑसिलेटर डिसाइड होगा तो उसी समय के वैल्यू डिसाइड होगी। और ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन ऑसिलेटर, ये पहचान होती है उसकी। ठीक है क्या? चलें यहां पे इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करें ग्राफिकली। मान लें फोर्स और एक्स में एक ग्राफ हम ड्रॉ करें एसएचएम के लिए, कि ग्राफिकली हमें एसएचएम को पहचानना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा बताएं इसका। स्ट्रेट लाइन होगा सिंपल सा, जिसमें स्लोप निगेटिव होगा और इंटरसेप्ट जीरो। तो ये निगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट जीरो, ये ग्राफ हुआ इस एसएचएम को पहचानने का। ठीक, और इसमें स्लोप वैल्यू, ये अगर थीटा नाप लें तो इसकी टेंजेंट वैल्यू के की वैल्यू होगी। टेन थीटा इज के, होगा ना? ठीक, फोर्स डिफाइंड हो चुका है, फोर्स डिफाइंड हो चुका है। बात आती है अब एक्सेलेरेशन की। कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स मालूम है तो एक्सेलेरेशन तो आसानी से आ जाएगा। जो ऑसिलेटर है उसका मास तो मालूम होगा, तो मास गिवन होगा, तो यहाँ पे F की जगह m इंटू ए रख दिया है ना, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन डिफाइंड हुआ। एक्सेलेरेशन होगा, आप m से यहाँ डिवाइड कर दो तो a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आई। एसएचएम में एक्सेलेरेशन की इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन जरा ध्यान दें। ये इसके साथ जो ये कांस्टेंट आ रहा है, देखें एक्सेलेरेशन भी एक्स के प्रोपोर्शनलिटी में और अपोजिट। क्यों? जैसा फोर्स वैसा एक्सेलेरेशन होता है, तो फोर्स का जैसा बिहेवियर होगा वैसा एक्सेलेरेशन का होगा। तो वो भी डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनलिटी में और अपोजिट। ये कांस्टेंट किसके लिए होगा? ये एक्सेलेरेशन से संबंधित है। यहां कांस्टेंट फोर्स से संबंधित था। ये जो कांस्टेंट है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कारण क्या है? इससे क्वांटिटी डिफाइंड होती है। अगले स्टेप में आप देखें, जिसे ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, के अपॉन एम इज ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं वेयर ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी क्यों डिफाइन करना? टाइम पीरियड डिफाइंड हुआ था, जहां टाइम पीरियड डिफाइंड होगा वहां फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड होगी। सबसे पहली पहचान तो यही बनती है। अगर मान ले किसी ऑसिलेटर की बात हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वेश्चन बनता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे। इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी कि वो जो ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर गया। टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी जान लो तो उससे टाइम पीरियड भी आ जाता है, उससे फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। तो यहां पे अगर कभी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे या टाइम पीरियड पूछे तो ये रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उन दोनों के लिए। इसके जरिए आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी है ओमेगा। चले ओमेगा यहां से किस वैल्यू की आएगी पता चल जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम है, तो ओमेगा इज अंडर रूट के अपॉन एम। देखें प्रॉपर्टी हो गई है ऑसिलेटर की, ये भी ऑसिलेटर की प्रॉपर्टी है। क्यों? के तो था ही, मास भी है, तो जैसे ही ऑसिलेटर डिफाइंड हुआ ओमेगा भी डिफाइंड हो गया। ओमेगा डिफाइंड है। अच्छा, ओमेगा से और कौन सी क्वांटिटी संबंधित हो गई? टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड डिफाइंड करना है तो ये होता है ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा आप रख दो, क्या आएगा? एसएचएम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इक्वेशन
टाइम पीरियड के लिए। ये भी प्रॉपर्टी है, एम और के पे डिपेंडेंट है। जैसे ही ऑसिलेटर डिफाइंड हुआ उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है। जैसे क्या होता है कि मान ले पेंडुलम पेंडुलम डिफाइंड हो, उसकी लेंथ डिफाइंड है, मास डिफाइंड अपना हुआ ना, ऐसे लेंथ ही डिफाइंड कर दो, टाइम पीरियड डिफाइंड है। याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसका? ओके, टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाई √L/G। लेंथ आया, पेंडुलम जैसी लेंथ डिफाइंड हुआ, आप ऑसिलेट कराओ या ना कराओ, उसका टाइम पीरियड डिफाइंड हो चुका, प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, अब क्या होता है कि जब आप पेंडुलम को आप ऑसिलेट कराते हो तो आप उसे डिस्प्लेस करते हो, तो डिस्प्लेस करके आप टाइम पीरियड नहीं बदल सकते। आपने डिस्प्लेस किया, आपने देखे अलग अलग तरीके, आप कम डिस्प्लेस करते हो या ज्यादा करते हो। मान लें आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसे छोड़ दें, ऑसिलेट करने लगा वो कम रेंज में। ज्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, ज्यादा रेंज में ऑसिलेट करेगा। ज्यादा रेंज हो या कम रेंज हो, ये आप तय करते हो, लेकिन दोनों केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड नहीं बदलता है ऐसे ऑसिलेशन में, वो एम्पलीट्यूड बदला है। एम्पलीट्यूड आप तय करते हैं, टाइम पीरियड पहले से तय होता है। उसका एक ऑसिलेशन में उतना ही समय लगना है, अब उसे चाहे फास्ट चलना पड़े चाहे स्लो, वो डिसाइड करे पेंडुलम, लेकिन उसका टाइम पीरियड फिक्स है। आप फर्क बस जाते हो कहां? एम्पलीट्यूड पे। टाइम पीरियड नहीं बदलता, चाहे वो इतने रेंज में चल रहा हो चाहे ऐसे, लेगा उतना ही टाइम। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब प्रॉपर्टी है पेंडुलम की, आप नहीं चेंज कर सकते उसे। उसके लिए ऑसिलेटर को ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब यहीं पे फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होगा F इज 1/T होता है, और F और ओमेगा में संबंध ये होता है। जरा सा फर्क है, ज्यादा नहीं। आप देखें F और ओमेगा एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, बस यूनिट का फर्क है। ये नंबर में तय करता है कि कितने ऑसिलेशंस पर सेकंड होगा, काउंटिंग, और ये उसी काउंटिंग को रेडियन यूनिट में करता है, क्योंकि काउंटिंग को जब आप ट्वाइस बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अब जैसे मान लें 1 ऑसिलेशन हुआ तो कहेंगे ट्वाइस बाई रेडियन ट्रेवल हुआ, तो यूनिट का फर्क है और कुछ नहीं, बाकी दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सिंपल, आपस में रिलेट करना बहुत जरूरी था। इसका मतलब हो गया कि ओमेगा पता चला तो ये सब पता चल गया, ओमेगा की इंपॉर्टेंस है। ठीक, यहां से एक्सेलेरेशन जो है ओमेगा और एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब आप ध्यान दें, ओमेगा तो फिक्स हो गया एक गिवन ऑसिलेटर के लिए, अब एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो गया, क्यों? एक्स वैल्यू के साथ। अब जब मान ले जैसे एक स्प्रिंग को ही आपने खींच के छोड़ा, या कोई भी बॉडी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो ओमेगा तो फिक्स है, लेकिन जैसे से एक्स वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, और डायरेक्शन अपोजिट। एक्सेलेरेशन हमेशा मीन की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलेरेशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलेरेशन इधर, हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड, और उसके साथ वैल्यू का बढ़ना। अब बताओ, अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू बदल रही है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगी? कहां पे एग्जिस्ट करेगी? एम्पलीट्यूड पे। एक्स वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा होगा वहीं पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, और फोर्स की वैल्यू भी वहीं सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हम यहां डिफाइन करें, तो जब एक्स वैल्यू ए के बराबर हो जाए, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऐसे लिखेंगे, देखें, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, है ना? वैल्यू लिख रहा हूं, साइन नहीं। साइन दिमाग में रखिएगा, लिखा ऐसे जाता है, लेकिन जब जब वैल्यू की बात होगी सिर्फ हम ये उठाएंगे। साइन तो डायरेक्शन संबंधित है, वर्क तो सारा वैल्यू पे होगा। वैल्यू है ना, एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी? ओमेगा स्क्वायर है, एक्स वैल्यू ए के बराबर। तो एम्पलीट्यूड पे फोर्स भी मैक्सिमम होता है और एक्सेलेरेशन। याद रखिएगा, ये बहुत यूज होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। क्वेश्चन है एक, देखो, इन द गिवन सिस्टम इफ द प्लेटफॉर्म डज SHM विद एम्पलीट्यूड A, इसमें कह रहे हैं प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है और वो मोशन कर रहा है SHM, ये पाथ दिखा रहे हैं ना ऐसे, ये SHM के लिए, SHM करने लगा। ये पेंडुलम ऐसे प्लेटफॉर्म था ना, ऐसे SHM कर रहा है ये, ठीक, ऑसिलेटरी मोशन। कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस प्लेटफॉर्म की एंगुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताएं, एट विच द बॉडी ऑफ मास m, ये बॉडी मास m की है,
ऑन द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ये बॉडी इस प्लेटफॉर्म पे स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेटफॉर्म इज म्यू एस। क्या मतलब है भाई, सोचें जरा, क्यों ऐसा होगा? देखे हैं क्या, हम लोगों ने मैकेनिक्स में बात पढ़ी थी कि मान लीजिए जैसे कोई प्लेटफॉर्म है और इस पे एक बॉडी रखी है और अगर ये एक्सीलरेट करने लगे तो इस पे आएगा स्यूडो फोर्स, ये तो पढ़ा है ना। और रफ सरफेस अगर होगी तो ये स्लाइड कर सकता है, बशर्ते कि जो स्यूडो फोर्स है वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा या कम से कम बराबर तो हो जाए, लिमिटिंग कंडीशन में पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ये होता है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कह रहे हैं कि इसमें प्लेटफॉर्म जो है ऑसिलेटरी मोशन शुरू कर दिया एसएचएम, तो कह रहे हैं ये स्लाइड कर सकता है, तो कह रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा। कह रहे हैं बताएं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि स्लाइड करना शुरू कर दे। अब सोचा जाए कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी कैसी, देखें अगर ये एसएचएम कर रहा है तो एक्सेलेरेशन तो होना ही है इस पे, ओके। एक्सेलेरेशन कैसे, इस तरीके से टुवर्ड द सेंटर, है ना, यही तो होता है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होगा तो इस पे लगेगा स्यूडो फोर्स, और वो स्यूडो फोर्स जो है इसे स्लाइड करा सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन एक्सेलेरेशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, अभी अभी आपने देखा है ना। ए मैक्सिमम ही ले लो, ए मैक्सिमम से ही चेक करेंगे, सबसे ज्यादा टेंडेंसी उसी से क्रिएट होगा स्लाइड करने का। ए मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा भी डिपेंडेंसी है, ओमेगा बढ़ा दे तो एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा, है ना। एक्सेलेरेशन बढ़ेगा तो स्यूडो फोर्स बढ़ जाएगा, और स्यूडो फोर्स बढ़ेगा तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी रखें कि ये स्लाइड करने पे आ जाए, यानी कि लिमिटिंग कंडीशन पहुंच जाए। तो हमें यही करना होगा कि इसमें जो एक्सेलेरेशन है उससे स्यूडो फोर्स बनाना होगा, और स्यूडो फोर्स को हमें इक्वेट करना होगा किससे, वो फ्रिक्शन फोर्स से। कौन सा, लिमिटिंग, उससे रिलेट करके हमें ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम आपको ये प्रैक्टिकली हम दिखाते भी हैं कैसे होगा ऐसा, कि अगर मान लें इसका एक्सेलेरेशन जो है फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी कम होगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी और स्लाइड कर जाएगा ये। उसे हम दिखाते हैं कैसे, इसमें देखें। होगा क्या कि ये देखें, ये एक्सेलेरेशन डिफाइंड हुआ भाई, एक ही डायरेक्शन ऐसे होगी ना मीन की तरफ, तो उससे आएगा वो स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स आया, इधर आएगा फ्रिक्शन, तो अब इसके स्लाइडिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी ना कि टू स्टार्ट स्लाइडिंग एफ ए मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू एस आर, और ए डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप ये रख दो यहाँ पे तो ए मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर है, तो इस पे डिपेंडेंसी हो गई ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो इससे एक्सीड करने की संभावना बढ़ जाएगी। दिखाते हैं ऐसे कि मान लें ये सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है सपोज, और इस पे एक बॉडी रख दी। अब देखेंगे कि इसे मैं ऑसिलेट कराता हूं, तो ऑसिलेट कराऊंगा तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी ऑसिलेशन की तो ये बॉडी इस पे स्लाइड नहीं करेगी, ऐसे आप देखें। लेकिन अभी हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फास्ट कर दें इसे, तो ये स्लाइड करने लगा, ये देखें स्लाइड कर रहा है, फास्ट कर दिया हमने, स्लाइडिंग स्लो हो गई, देख रहे हैं ऐसे। और फिर स्लो कर दें तो आप देखें साथ साथ क्यों हुआ, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वो जो स्यूडो फोर्स है ना, एक्सेलेरेशन बढ़ गया, एक्सेलेरेशन बढ़ गया तो स्यूडो फोर्स बढ़ गया, अब वो एक्सीड कर गया किससे, म्यू एस आर, स्लाइडिंग शुरू हो गई। अब वहां से अब देखें, आप फ्रीक्वेंसी के विषय में पूछ रहे हैं, तो अब ये तो बात समझ में आ गई ना। अब इसे में मैक्सिमम को हम म्यू एस आर से ज्यादा रखते रहें या इक्वल रखते रहें, लिमिटिंग कंडीशन पहुंचा देते हैं। लिमिटिंग के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, तो यहां से आगे अप्रोच करें तो अब m कैंसिल हुआ तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज ये नीचे डिवाइड हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी अपॉन ए। हमसे ओमेगा मिनिमम पूछा गया है ना, तो ओमेगा की वैल्यू या तो इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इक्वल होगा तो लिमिटिंग कंडीशन होगी, ज्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, है ना। तो वही तो पूछ रहे हैं कि मिनिमम ओमेगा वैल्यू बताओ, तो ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, इक्वल टू। ये
केस असल में वही मैकेनिक्स का है, बस प्लेटफॉर्म को एक्सेलेरेशन देना था तो एक्सेलेरेशन देने का तरीका बदल दिया, ऑसिलेट करा के एक्सेलेरेशन दे दिया, बाकी सब कुछ तो वैसे ही करना है। पहले बहुत बार किया हम लोगों ने ऐसा, वही है सॉल्व करना। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ये जो अभी एक्सप्रेशन देखा आपने एक्सेलेरेशन का एसएचएम के लिए, इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखा है? आप ध्यान दो, ए का सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, ये एक्स पोजीशन है ना, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, दो बार करोगे डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये डिफरेंशियल फॉर्म बनने लगे। डिफरेंशियल का मतलब ये डेरिवेटिव के टर्म्स में इस तरीके से ये फॉर्म देना और इसको आप इधर ले आओ तो एक्सप्रेशन ये बन गया। इसे बोलते हैं एसएचएम की डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक तो एक्सप्रेशन इसे याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकते हैं ऐसे ही। और यूज जो होगा इसका, यूज यही होगा कि यहां से आप इस फॉर्म से एटलीस्ट टाइम पीरियड आप फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उसमें यह होगा एग्जामिनर क्या करेगा, इसी तरह का फंक्शन दे देगा, ठीक, और उससे पूछ लेगा कि इस फंक्शन को देख के बताएं कि टाइम पीरियड कितना होगा या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑसिलेशन की। तो आप क्या करिएगा, एक्स के साथ जो ये क्वांटिटी है ओमेगा स्क्वायर, जो भी क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, उससे आप ओमेगा निकाल लें, ओमेगा से फिर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आप निकाल लीजिएगा, ठीक। बस इतने पर्पस के लिए भी होता है, डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं इसे। क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय d2x by dt square plus alpha x is equal to 0. Its time period is, ये देखें। अब आपको ये करना होगा कि आप ये फंक्शन उठाओ, है ना, और यहां से इसको इससे कंपेयर करें, इस इक्वेशन से ये फंक्शन उठाया और इसको इससे कंपेयर किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर अल्फा से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे कंपेयर कर लें। तो यहां से आप इसे ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा लिख लिया, है ना, यहां से ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा का फिर सब्स्टिट्यूशन किया, चूंकि टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो ओमेगा इज ट्वाइस पाई अपॉन टी, ये रख दिया, तो यहां से टी आ गया, तो टी इज ट्वाइस पाई अपॉन अल्फा, सिंपल, अंडर रूट अल्फा, कंपेरिजन करके, ठीक है। फोर्स डिस्कस कर लिया एसएचएम का, एक्सेलेरेशन भी हो गया, अब वेलोसिटी पे आते हैं। एक्सेलेरेशन का ये फंक्शन, एक्सेलेरेशन का सब्स्टिट्यूशन dv by dt वेलोसिटी के टर्म्स में। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा। क्या हम इंटीग्रेट यहां करते हैं डायरेक्ट? हो पाएगा नहीं, क्यों? 3 वेरिएबल्स हैं v, t और x, तो इसमें 2 ही वेरिएबल रखने पड़ेंगे। तो क्या तरीका सिखाया था हमने इसमें? ओके, दोनों तरफ dx से आप मल्टीप्लाई करो, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा ये देखें, dx by dt v हो गया, तो ये v dv हो गया, और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर x dx, ठीक है। और इंटीग्रेट आप करेंगे तो ओमेगा तो प्रॉपर्टी होती है, फिक्स होता है, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन इधर x dx और इधर v dv, लिमिट ऑपरेट करना है। लिमिट जरा देखें यहाँ पे कैसे दी जा रही है। लिमिट जब दी जाती है कोई फंक्शन बनाने में, तो एक लिमिट नोन होती है और एक अननोन होती है। तो हमें बेसिकली x पे v चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी बदलती है ना, आप देखो जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो मीन पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है उसकी, फिर जैसे जैसे डिस्प्लेस होता है तो वो एम्पलीट्यूड पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड घटते घटते जीरो हो जाती है। टर्निंग होती है ना वहां पे, वहां जाके टर्न होता है, जहां टर्निंग होगी वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ घटती है, ठीक, तो वेरिएबल हो गया। तो x पे हमें v फाइंड करना है, तो ये तो अननोन लिमिट हो गई, है ना, जो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे नोन होना चाहिए, तो जनरली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जीरो के साथ ऐसे डिफाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे a पे डिफाइंड हो रहा है वेलोसिटी जीरो। क्यों? नोन लिमिट नोन होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हमें जीरो ही रखना है। जैसे मान लें हम यहाँ x जीरो रखेंगे तो जीरो पे वेलोसिटी तो हमें मालूम नहीं है। x की जीरो वैल्यू पे यानी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो मालूम है, लेकिन कितनी होती है ये तो मालूम नहीं है, तो हम उस लिमिट को नहीं ले सकते। हम उसी लिमिट पे ऑपरेट कर सकते हैं जहां पे हमें नॉन वैल्यू मालूम हो। तो हम ये तो जानते हैं ना कि यहाँ मैक्सिमम है लेकिन एम्पलीट्यूड पे तो जीरो है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो x की वैल्यू a रखते हुए एम्पलीट्यूड पोजीशन पे हमें मालूम है वेलोसिटी जीरो, तो ये लिमिट ऑपरेट की। तो एक नॉन हो गई, एक अननोन। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट सिंपल है,
इंटीग्रेशन ये v²/2 हो जाएगा, लिमिट ऑपरेट करोगे तब भी v²/2 रहेगा। यहाँ ध्यान देना है ये x² होगा और x से a लिमिट ऑपरेट करना है, तो ये v²/2 और ये हो गया x²/2, ये होगा a से x तक, ये लिमिट ऑपरेट करना है। ठीक है, चलें इस लिमिट को यहाँ ऑपरेट किया गया, आप ध्यान दें यहाँ, तो ये हुआ कैसे, ये देखें 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और 2 तो कैंसिल, तो रह गया क्या ω² x²। अब x² पे जब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये होगा x² और ये -a² फिर माइनस अंदर ले जाए तो ऑर्डर बदल गया, तो a² - x² हो, तो ये रिलेशन आने लगा और फिर इसे अंडर रूट करें तो ये होगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर इस पे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे x के साथ आप जरा चेक करके देखो, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी। x a रखें, ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a² - a² 0 हो जाएगा, नहीं तो ये फंक्शन होता है x के साथ, x बढ़ने के साथ माइनस है ना, वेलोसिटी घट रही होगी। अच्छा, आप इससे हम एक फायदा उठा के हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो x वैल्यू क्या कर रखते हो 0, तो x 0 रखोगे तो देखो क्या होगा ω/a, तो यहाँ पे वही है v मैक्सिमम एट x = 0, कितना है ना, ये 0 रख दिया x, तो ये वैल्यू आ गई v मैक्सिमम ω/a, ये भी याद कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले a मैक्सिमम भी आ चुका है, फर्क देखें क्या फर्क था, वो ω² था और ये ω है, फर्क ध्यान रखिएगा, ठीक। A particle is getting a simple harmonic motion, SHM कर रहा है एक पार्टिकल, its maximum acceleration is alpha, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है अल्फा, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, दोनों पे आ गया देखें, इस दोनों फॉर्मूले पे है ना, तो a मैक्सिमम अल्फा है और v मैक्सिमम बीटा, कह रहे हैं देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, तो कह रहे हैं टाइम पीरियड बताओ वाइब्रेशन का। आप ध्यान दो a और v दोनों के इक्वेशन में ओमेगा आ रहा था, अरे टाइम पीरियड का मतलब ओमेगा फाइंड कर लें, तो a मैक्सिमम था ω² है और v मैक्सिमम है ω/a, और a और v की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम की, तो यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड में देखें, एक हो गया ω² a और दूसरा है ओमेगा है, ओमेगा आपको फाइंड करना है, a हटाना है, दो अननोन हो गए ना, कौन सा ओमेगा और a, तो आप क्या करो उसे डिवाइड कर दो, a कैंसिल होगा, एक ω² एक ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा, ये सिंपल तरीका देखें, a मैक्सिमम ω² है, इससे ये लिख सकते हैं a मैक्सिमम की वैल्यू अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा इज ω² है, और v मैक्सिमम ओमेगा है और v मैक्सिमम की वैल्यू बीटा दे रखी है इन्होंने। अब ये दो इक्वेशन बनी, इससे ओमेगा निकालना, दो अननोन है ओमेगा और a, ये तो नोन हो गया ना अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो आ जाएगा ओमेगा, तो डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल और एक ओमेगा कैंसिल है ना, आ गया, तो ओमेगा इज α/β, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना, तो π/t रखें, तो t इज दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपसे, यहां तो टाइम पीरियड पूछा था, अगर मान लें आपसे एम्पलीट्यूड पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, मान लें ओमेगा ना पूछ के एम्पलीट्यूड, तो क्या करते, यहां से ओमेगा निकाल के, नहीं हाँ ओमेगा निकाल के यहां रख देते, यहां से ओमेगा निकालते β/a और यहां रख देते तो ये आ जाता, या फिर एक काम और कर सकते थे, इसे स्क्वायर करते और डिवाइड कर देते, स्क्वायर करते तो ω² हो जाता, तो ये कैंसिल हो जाता, फिर a² है a, उससे ये आ जाता, ये भी पूछ सकते हैं। A particle is getting simple harmonic motion of amplitude 5 cm has maximum speed of 31.4 cm per second. The frequency of its oscillation is, अब CBSE का क्वेश्चन है ये, फिर तो ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये इसमें एम्पलीट्यूड दिया है, मैक्सिमम स्पीड है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला यही v मैक्सिमम का, इसे यूज कर लें, यहां से ओमेगा निकाल लें, उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध था,
ट्वाइस बाई एफ रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एफ निकालना है, बाकी आप पुट कर दो वैल्यूज। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ देखें ये 31.4 सेंटीमीटर में ही रख दिया है ना। असल में ये भी सेंटीमीटर में दिया है ना, तो कैंसिल हो जाएगा इसी यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सेंटीमीटर में रख दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर। और ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा ऐसी वैल्यू दिया है कि आसानी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आ गया ये है ना, 1 आ गया, ये 1 हर्ट्स। हर्ट्स यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी। ये IEEE का क्वेश्चन देखें। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 7 mm, एम्पलीट्यूड दिया है, इज 4.4 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फिर वैसे ही है क्वेश्चन, आपकी बात फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड पूछ लिया, यहां रख देते हैं। यहां पे आपकी बात टाइम पीरियड फाइंड करना, ओमेगा की जगह ट्वाइस पाई अपॉन टी, वैल्यू रख दो। तो यहाँ तो यूनिट यहाँ चेंज होगी, ये mm में है, ये मीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4.4 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 3.14 और t फाइंड करना है, और ये हो गया 7 इंटू 10⁻³ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये इतना आ रहा है कैलकुलेट होकर, और ऑप्शंस में देखें तो ये मैच करेगा 0.01 सेकेंड। एसएचएम पे क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं, बस ये है कि आप अभी चैप्टर देखेंगे तो आपको मैथमेटिकल बहुत लगेगा। असल में वो जो फॉर्मूले आएंगे ना, वो मैथमेटिक्स से आते हैं, कैलकुलस से आएंगे, काफी मैथमेटिकल लगेगा जरूर, लेकिन उसमें जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं काफी, तो होता बहुत इजी है। बस ये है कि उसमें जो लॉजिक्स हैं वो समझ लेंगे। और आज जो मैं फेज वो जो डिस्कस करूंगा, वो अगर आप जो है क्लियर हो गया, आपको विजुलाइजेशन हो गया उस पर डेवलप, तो वेव्स के केसेस जो है बहुत आसान हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है ये सब लेक्चर, क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा आगे का वेव का कॉन्सेप्ट। Find displacement of a particle doing SHM of amplitude A at the time when its speed becomes half of its maximum value। ध्यान दें, इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट, वो पोजीशन जब उसकी स्पीड जो है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड से हाफ हो जाए। अब मीन पे तो मैक्सिमम होता है, अब वो जब डिस्प्लेस कर रहा है तो स्पीड घटती जा रही है। कह रहे हैं कि वहां पे वो पोजीशन बताओ जहां इसकी स्पीड मैक्सिमम का हाफ हो जाए। और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू तो जानते ही है कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए, तो उसका हाफ हो गया ओमेगा इंटू a/2, ये वैल्यू मालूम हो गई। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग इक्वेशन यूज कर लें, कौन सा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। वो इक्वेशन हम यूज इस्तेमाल करके उसी में रख के फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है ये भी इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से ये केस सॉल्व होने वाला है। हमें वो x वैल्यू चाहिए जहां पे ये वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाए। रख देते हैं, ये देखो मैक्सिमम का हाफ, ओमेगा ए मैक्सिमम होता है, इसका हाफ कर लिया, और इसे सॉल्व करके x निकालना है। तो अब इसे स्क्वायर कर दें, ओमेगा तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दें, यह है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a²/4 इज इक्वल टू a² - x², ठीक है। तो x² इज 3a²/4, तो फाइनली x इज इक्वल टू √3a/2, ये हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, फोर्स देन एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का ये फंक्शन है, इससे हम डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में पहुंच रहे हैं। v को dx/dt रखा, और अब इसको हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है x फाइंड करने के लिए। तो x को, ये x वाला जो पार्ट है ये इधर ले आते हैं और dt उधर, तो ये देखे बनेगा, ये पूरा √a² - x² यहाँ ले आया, और dt उधर गया ओमेगा dt। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये पहली और आखिरी बार आ रहा है, जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना आता नहीं आप लोगों को।
है ना। तो ये बस मैं लिख दे रहा हूँ जितना है, क्योंकि है तो कैलकुलस बहुत ज़्यादा, तो उतना तो आप सीख नहीं पाओगे, उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जो फिजिक्स में जितनी ज़रूरत पड़ती है। ये आया है इंसिडेंटली यहाँ पे एक प्रूफ में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है इनवर्स फंक्शन साइन का, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, और इधर हो गया, ये हो गया ओमेगा इंटू टी, ये इंटीग्रेट हो गया। ये डेल्टा कहाँ से आ गया, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, याद आ रहा है। अगर लिमिट ना यूज करें आप तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट डेल्टा लिखा गया इस समय, ये लिख दिया गया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये साइन इनवर्स को उधर ले जा रहे हैं, है ना, तो वो साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ए फिर उधर जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये जो इक्वेशन आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की टाइम बेस्ड फंक्शन जो आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है एसएचएम की, क्योंकि इसमें एसएचएम से संबंधित सारी जानकारी होती है। अगर ये इक्वेशन लिख दिया जाए तो इसमें सारी जानकारी मौजूद होती है। वो हम आज सिखाएंगे आपको कि कैसे इस इक्वेशन के जरिए एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन संबंधित सारी जानकारी आप निकालो। देखिए फिलहाल यहाँ पे आप देखें एक्स का टाइम बेस्ड फंक्शन है। अब इससे फायदा एक और होने वाला है, वो ये है कि इस फंक्शन से हम बाकी जो क्वांटिटीज आई थी उनका भी टाइम बेस्ड फंक्शन बना सकते हैं। आप ध्यान दो, इससे पहले जितनी क्वांटिटीज आई थी वो टाइम बेस्ड फंक्शन पे नहीं थी। फोर्स का फंक्शन एक्स से था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सलेशन भी एक्स डिपेंडेंट था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अभी वेलोसिटी जो लिखी है वो भी एक्स डिपेंडेंट है, जबकि सब वेरिएशन में है और सब टाइम के फंक्शन होंगे, लेकिन अभी टाइम का फंक्शन तो बना नहीं उनका, डिस्प्लेसमेंट भी फंक्शन था। अब ये चूंकि एक्स टाइम बेस्ड फंक्शन आ गया, तो इसके हेल्प से हम उसे बना सकते हैं। देखिए दो तरीके बनाने के, एक तो ये है कि अब ये फंक्शन आया तो इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो टाइम से, dx by dt करेंगे, टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा टाइम बेस्ड, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा टाइम बेस्ड, और एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स तो आ ही जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करना है। या फिर एक काम कर सकते हैं, एक्स को सीधे सब्स्टिट्यूशन दे दें यहाँ पे, जैसे यहाँ दे दें फंक्शन में एक्स का ये वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूशन दे दें, या फोर्स वाले में एक्स रख दें, या एक्सेलरेशन में वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था वहां एक्स ये रख दें, अपने आप टाइम बेस्ड फंक्शन बन जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। बराबर, ये अब इस फंक्शन से हम लोग वेलोसिटी का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, देखें कैसे। तो मैं डिफरेंशिएट करके बनाता हूँ, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट करें, चलें बताएं क्या होगा। ये dx by dt हुआ, ये होगा a, और ये साइन u, तो साइन u का cos u, तो cos u एंड u का डिफरेंशिएट du by dt, तो इसका अगर टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे du by dt तो ओमेगा आएगा। ये देख dx by dt a ऐसी रहेगा, ये साइन u का cos u हो गया, और ये हो गया du by dt, तो इसको टाइम से डिफरेंशिएट करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ ओमेगा बचेगा। ये देखें, अब इस ओमेगा को इस तरफ ले आए, ये हो गया v, तो ये होगा v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, ये फंक्शन आया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको कि जब कभी ये साइन या cos बेस्ड फंक्शन होता है कोई फंक्शन, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, कितनी होती है 1। तो आप देखो, अगर मान ले जैसे यहां से हम x की मैक्सिमम वैल्यू बोले, तो आप इसे 1 कर दो, साइन की किसी वैल्यू के लिए अब जो है जब मैक्सिमम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो x बराबर a हो गया, तो x की मैक्सिमम वैल्यू a हो गई। वेलोसिटी का चेक करो, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा, यही तो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम अभी तो सीखा हम लोगों ने, ओमेगा इंटू a, तो याद है। कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शंस होते हैं साइन या cos, इनको हार्मोनिक फंक्शन इन्हीं को बोलते हैं। साइन cos फंक्शन जो होते हैं ना, ये ऑसिलेटरी होते हैं। क्यों ऑसिलेटरी होते हैं भाई साइन cos फंक्शन? साइन cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव, जैसे +1 हो गया, मैक्सिमम पहुंचा, 0 भी पहुंचेगा ये, और फिर निगेटिव भी मैक्सिमम पहुंचता है, फिर 0। तो जो वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव और 0 रखे हैं ऐसे, है ना, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और 0 से होके गुजरे, तो ऑसिलेटरी तो हो जाएंगे। ऑसिलेटरी हैं, हार्मोनिक फंक्शन इन्हीं को बोलते हैं, या ऑसिलेटरी होते हैं। ठीक, तो ये सब ऑसिलेटरी फंक्शन है, सब हार्मोनिक फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, अब जब वेलोसिटी आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी तो चले एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें सीबीएसई में।
क्वेश्चन है कि अ पॉइंट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस। ये मोशन की इक्वेशन है एक्स की। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, कह रहे कितने समय के बाद द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उसमें पूछा गया था कि किस पोजीशन पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगा। अब की बार पोजीशन ने टाइम पूछ लिया, कह रहे बताओ किस टाइम पे ऐसा होगा जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब की बार हमें टाइम बेस्ड फंक्शन चाहिए वेलोसिटी का। वो वेलोसिटी का एक्स बेस्ड डिस्प्लेसमेंट बेस्ड फंक्शन था तो वहां से सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। अब की बार टाइम बेस्ड फंक्शन चाहिए, लेकिन वेलोसिटी का फंक्शन दिया नहीं है इन्होंने, बल्कि उसकी जगह एक्स दे दिया है, एक्स का फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन बना लेते हैं और फिर उससे केस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखें कैसे। टाइम पे ये टाइम पीरियड टी पे आ रहा है आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें ये फंक्शन को पहले वेलोसिटी में बदलें, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन बनाए। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये dx by dt इज ए, ये साइन u है, cos u होगा और du by dt, तो यही तो हो जाएगा। अब देखो cos u और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ये ओमेगा, यहां से ये बन गया वेलोसिटी का फंक्शन। अब इसी से ये टाइम आएगा जब वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो, तो रख देते हैं। देखिए, तो v जो है a ओमेगा बाई 2 रख दे रहे हैं। अब यहां से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने में थोड़ी मैथमेटिक्स ऐसे होगी। अब ये a ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 इज हाफ। अब यहां से ये देखना है कि cos के किस वैल्यू पे, एंगल पे ये हाफ होता है। 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है, तो ये 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। तो इसका मतलब अगर ये पाई बाई 3 हो जाए तो ये हाफ होगा। तो इतनी वैल्यू को आप पाई बाई 3 लिखो। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब यहां से t निकाल लो। आगे प्रोसीड करने में पाई बाई 6 उधर गया और डिफरेंस करें तो ये होगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। अच्छा, टाइम यहां से आ जाएगा, लेकिन कैपिटल टी के टर्म्स में आंसर है, तो ओमेगा को आप सब्स्टिट्यूशन लो, ट्वाइस पाई बाई टी। ये अब यहां से टी निकाल लो, पाई कैंसिल होगा, आ गया ये टी इज इक्वल टू टी बाई 12, ये आंसर ऐसे। तो वेलोसिटी का टाइम बेस्ड फंक्शन और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बेस्ड फंक्शन दोनों देगा। एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी का फंक्शन आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलेरेशन का आएगा। चलें इसको करते हैं डिफरेंशिएट, क्या होगा भाई, इसको dv बाई dt करेंगे तो a ओमेगा ऐसी रहना, ये cos u है तो ये हो जाएगा माइनस साइन u देन du बाई dt। तो ये हो गया a ओमेगा, ये cos u की जगह माइनस साइन u, और इस u का डिफरेंशिएशन टाइम बेस्ड ओमेगा, ये ओमेगा इस तरफ आएगा, माइनस ले आए और ये हो गया एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का फंक्शन ये बना टाइम बेस्ड। चेक करो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, ये हटाओ 1 हुआ, मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर ये आज हम लोगों ने देखा था। तो एक्सेलेरेशन की टाइम बेस्ड फंक्शन आ गया, ऐसे बनाते हैं। अच्छा, एक्सेलेरेशन आया तो फोर्स आ गया, एक ही औपचारिकता रहेगी, मास से मल्टीप्लाई करना है इसे। तो फोर्स का फंक्शन अगर देखेंगे तो ये देखें F इज इक्वल टू एम इंटू है, एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसमें आप देखें जितने भी, एक चीज आप देखो, एफ लो, ए हो या बी हो, और एक्स तो आपने देखा ही था, सब साइन कॉस का फंक्शन है कि नहीं। जितने ये फंक्शन साइन कॉस पे बेस्ड होते हैं वो सब हार्मोनिक होते हैं, मतलब सब ऑसिलेटरी होते हैं, सब एसएचएम कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक एसएचएम करने वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं ऑसिलेटरी होता है, उसकी वेलोसिटी भी ऑसिलेटरी होती है, उसका एक्सेलेरेशन भी ऑसिलेटरी और फोर्स भी ऑसिलेटरी है। सब मैक्सिमम मिनिमम जीरो वैल्यू रखें इसीलिए।